बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एरर एनालिसिस के हवाले से बात की थी। मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस एरर क्या होता है, राउंड ऑफ एरर या चॉप्ड एरर जो है वो क्या होता है, उसके अलावा ट्रंकेशन एरर की बात की थी और हमने कुछ जो है एग्जांपल्स भी इस हवाले से की थी कि अगर एक टेलर सीरीज़ की एक्सपेंशन हम करते हैं और हम उसकी दो टर्म्स रखते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट में किस कदर एरर इन्वॉल्व होती है, और अगर तीन टर्म रखते हैं तो कितनी एरर इन्वॉल्व होती है। और हमने देखा कि अगर हम नंबर ऑफ़ टर्म्स को इंक्रीज़ करते जाएं तो ऑब्वियसली हमारा जो है वो एरर कम होता चला जाता है। सो आज कुछ हम लेक्चर में कोशिश करेंगे कि कुछ हमारे पास, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि आपका बैकग्राउंड में आपने कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2 पढ़ा होना चाहिए, इसलिए कि ये तमाम जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है, तमाम जो टेक्निक्स हैं, उसके लिए आपको कैलकुलस का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। सो मैंने सोचा कि चले मैं इसको थोड़ा सा एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज़ करा दूं जो आपने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा था कि कैलकुलस में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आएंगी। ऑब्वियसली सारा कैलकुलस, सारा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, ये वो सारी आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप मज़ीद रिवाइज़ कर लें ताकि आपको रिकॉल हो जाएं और आपको जब इस्तेमाल करेंगे, हम देखेंगे कुछ एग्जांपल में जब हम इन थ्योरम्स को, इन डेफिनेशंस को इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सो सम मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, सीक्वेंसेस, सीरीज, differentiation and integration, matrices and determinants of real and complex numbers are required for the study of numerical methods। ठीक है कि आपको लिमिट्स, सीक्वेंसेस, सीरीज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस आपको पता होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट्स पता होने चाहिए, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आप जब रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो उसमें रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर सब इन्वॉल्व होंगे। आपको एक से ज़्यादा डायमेंशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको फंक्शंस जो हैं जो आप यूज़ करेंगे तो उसके कंटिन्यूटी आपको चाहिए, उसकी लिमिट का आपको पता होना चाहिए, तो तब जाके, और फिर इसके अलावा कुछ थ्योरम्स हैं जो कि जिनकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। सो हमें ये सारी चीज़ें जो है इसका इल्म होना चाहिए। Also some familiarity with the solution of ordinary differential equation is required। पहली डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं कि a function f of x be a continuous function on a set x of real numbers। ठीक है कि हमने कैलकुलस में पढ़ा था कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो हम एक सेट लेते हैं, एक लाइन लेते हैं x की x एक्सिस पे, और हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है दैट शुड बी कंटिन्यूस ओवर दैट। उसके लिए आप देख लीजिए कि अगर इस फिगर में हम देखें कि ये एक जो लाइन है वो आपकी फंक्शन की लाइन है, सो दिस फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस। और हम जब इसकी लिमिट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि x नॉट माइनस डेल्टा और x नॉट प्लस डेल्टा विच इज़ इन द नेबरहुड ऑफ x नॉट। ठीक है, उसके बहुत क्लोज लेफ्ट और राइट साइड पे ये पॉइंट्स हैं और इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी आपके पास जो है करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू है कि f ऑफ x आपके पास ये है। अगर x नॉट जो है उस पे पॉइंट है तो ये f ऑफ x नॉट है, विच हम फंक्शन को जिस तरह हम y इज इक्वल टू f ऑफ x कहते हैं, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट हम f एट x नॉट को हम l कह लेते हैं, और जब हम इसमें x नॉट में डेल्टा की इंक्रीज करते हैं तो हमारा फंक्शन भी इंक्रीज होके f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा आ जाता है, विच इज़ इक्वल टू l प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, हमने उसमें फंक्शन की इंक्रीज को एप्सिलॉन से शो किया है और x की इंक्रीज को हमने डेल्टा से शो किया है। तो आपको याद होगा कि हमने लिमिट जो है वो किस तरीके से डिफाइन की थी कि f इज सेड टू हैव ए लिमिट l। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू है एट पर्टिकुलर पॉइंट x नॉट जो है वो, उसको हम f ऑफ x नॉट को इक्वल टू l कह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि f इज सेड टू हैव ए लिमिट x f ऑफ लिमिट l एट x नॉट विच वी राइट एज x अप्रोचेस टू x नॉट। ठीक है, ये x जो है व्हेन इट अप्रोचेस टू x नॉट, चाहे वो राइट हैंड साइड से हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से हो, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x नॉट विच इज इक्वल टू l।
इफ गिवन एनी नंबर रियल नंबर एप्सिलॉन, ठीक है, ये वाला एप्सिलॉन जो कि हमारे फंक्शन में चेंज आ रही है कि फॉर एनी गिवन रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर डेल्टा विच इज आल्सो पॉजिटिव। जब उसको ऐड करेंगे तो आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे, जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे। सो फॉर एनी रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 1 सच दैट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that f of x minus L absolute value of this, ठीक है, such that f of x minus L, जो कि हम ये वैल्यू ले रहे हैं कि when x approaches to x naught f of x will be equal to L। तो ये क्या है कि हमने कहा कि न्यूमेरिकली जो है ये हो सकता है ये नॉर्मली इक्वल हो जाते हैं क्योंकि जब हम ये बात करते हैं, लेकिन देयर शुड बी ए वैल्यू L जो कि इससे डिफरेंस बहुत ही छोटा होगा। सो दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। तो ये आपने लिमिट जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन में बिल्कुल पढ़ी हुई है और इसको बड़ी डिटेल से आपने पढ़ा हुआ है। सो मैंने जस्ट टू रिकॉल यू, मैंने आपको ये जो डेफिनेशन है दोबारा से बताई है। सो दिस इज फॉर एनी x बिलोंगिंग टू दिस सेट, जो हमने पहले कहा था कि हमने ये फंक्शन डिफाइन करना है इस सेट पे। तो इस सेट को जब बिलोंग करेगा, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं डोमेन की तो हम डोमेन से बाहर कुछ भी नहीं देखते, ठीक है, जो भी हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं उसके लिए हम एक डोमेन हमारे पास होता है और हम कहते हैं कि हमारी ये कंडीशंस जो है विद इन दिस डोमेन जो है वो एग्री होनी चाहिए, उससे बाहर कुछ हो रहा है वो हम उसका कंसर्न नहीं होता। और ऑब्वियसली जो हमारा डोमेन होता है वही हमारे लिए पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ इंटरेस्ट होता है। सो हम ये कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास ये x बिलोंगिंग टू x होगा तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी, तो हम कहते हैं कि हमारी लिमिट जो है वो एट x इक्वल टू x नॉट जो है एग्जिस्ट करती है फंक्शन की। व्हेन द इंक्रीमेंट h, और नोटेशन क्या है कि आपके पास x जो है वो x नॉट प्लस h, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले लें। This is used above equation is equivalent to limit as h approaches to 0 f of x naught is plus h is equal to L, ठीक है। आपने क्या कहा कि जब ये वैल्यू, ऑब्वियसली जब हम कहते हैं कि x approaches to x naught तो इसका मतलब है कि when x approaches to x naught तो ये जब 0 होगा तभी होगा ना कि इसको अप्रोच करेगा। सो उसकी लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू x नॉट को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू h अप्रोचेस टू 0। और आपके पास अब जो है x जो था वो दैट वाज x नॉट प्लस h, तो जब h 0 हुआ तो ये हो गया f ऑफ x नॉट विच इज इक्वल टू L। तो आपकी एक अल्टरनेट जो इसकी डेफिनेशन है वो ये थी। दूसरी डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं, हम दोबारा से डिफाइन करते हैं कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस, ठीक है, डिफाइंड ऑन अ सेट x ऑफ रियल नंबर्स के फंक्शन f बी लेट f ऑफ x बी अ फंक्शन, ठीक है। हमने फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है कैलकुलस में हमने पढ़ी हुई है, हमने लिमिट की डेफिनेशन अभी रिवाइज कर ली। हम कहते हैं कि लेट f ऑफ x बी अ फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द सेट x ऑफ रियल नंबर्स एंड x नॉट बिलोंगिंग टू x, ठीक है, कि ये पॉइंट आपका डोमेन के अंदर है, देन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस, ठीक है, कि फिर तब फंक्शन को पहले तो ये है कि डिफाइंड होना चाहिए इस सेट पे, और फिर ये है कि हम जिस पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूस कह रहे हैं दैट शुड बिलोंग टू दिस डोमेन, ठीक है, इस सेट ऑफ रियल नंबर्स में है f इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू x नॉट इफ लिमिट एज x अप्रोचेस टू x नॉट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट, ठीक है, और इक्विवेलेंटली लिमिट when h approaches to 0 f of x equal x naught plus h is equal to f of x naught। अब एक चीज और आप देखिए, रिवाइज कीजिए, अभी मैंने आपको बताया है कि आपके पास क्या है कि आपके पास ये लिमिट when limit approaches to this तो आपके पास f of x will approach to x naught, ठीक है, हो सकता है वो इक्वल ना हो, लेकिन जब वो इक्वल हो जाता है तो हमारे पास उस वो पॉइंट भी आपका विद इन द डोमेन फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे भी आपके पास मौजूद होती है। सो लिमिट में तो ये है कि आपकी इसके अकॉर्डिंग जिस तरह से फर्ज करें हम एक फंक्शन की बात करते हैं
तो आपके पास फंक्शन इस तरह है, ठीक है। तो एक पॉइंट अगर आपके पास x नॉट है और आपके पास लेट अस से हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, और ये आपके पास ये पॉइंट आपके पास ये वाला पॉइंट आपके पास x नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है फंक्शन f ऑफ x नॉट मौजूद ना हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ से लिमिट आपकी आ रही है और जो जो आप x नॉट प्लस h पे हैं या x नॉट माइनस h पे हैं, और जब आप अप्रोच कर रहे हैं h को 0 की तरफ, ठीक है, स्मॉल करते जा रहे हैं कि व्हेन x नॉट प्लस h अप्रोचेस टू x नॉट, फंक्शन भी आपका इस तरफ आता जा रहा है और ये अप्रोच कर रहा है इसी वैल्यू की तरफ, f ऑफ x नॉट की तरफ। इसी तरह से जब आप इस तरफ से जा रहे हैं तो भी आपकी वैल्यू जो है ये h जो है ये स्मॉल होता चला जाएगा, तो आपके पास जो f ऑफ x नॉट माइनस h है, दिस विल अप्रोच टू x नॉट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो फंक्शन की वैल्यू भी इधर अप्रोच करेगी, लेकिन क्या है दोनों केसेस में एक ही पॉइंट पे अप्रोच कर रही है, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट जरूरी नहीं है कि आपके पास f ऑफ x नॉट जो है वो इक्वल आ जाए, ठीक है। देयर शुड कैन बी अ पॉइंट कि जहाँ पे f ऑफ x नॉट जो है वो डिफाइन नहीं है, लेकिन क्या है लिमिट अप्रोच कर रही है, इधर से भी आप उसके करीब आ रहे हो, इधर से भी आप उसके करीब आ रहे हो, तो यू से कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर ऐसे हो कि जब ये लिमिट इस पे पहुंचे तो इस पॉइंट पे जो है वो f ऑफ x नॉट के बराबर हो जाए, कि यहाँ पे ये पॉइंट डिफाइंड हो अगर, ठीक है, ये पॉइंट जो है एट x इक्वल टू x नॉट पे अगर डिफाइंड भी है, तो फिर जो है वो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। इक्वलेंटली व्हेन लिमिट h approaches to 0, f of x naught plus h is equal to f of x naught. The function f of x is said to be continuous on x if it is continuous at each point of x, ठीक है, belonging to capital X को जो हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया। तो अगर इस सेट के हर पॉइंट पे फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो कि ये इसके बराबर हो जाए और इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है इस पॉइंट पे। द फंक्शन यूज्ड व्हेन डिस्कसिंग न्यूमेरिकल मेथड्स आर अज्यूम्ड टू बी कंटिन्यूस, ठीक है, सिंस दिस इज द मिनिमल रिक्वायरमेंट फॉर प्रिडिक्टेबल बिहेवियर, ठीक है। अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो उस पॉइंट पे पता नहीं फंक्शन किस फॉर्म का होगा। सो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस विद इन द डोमेन, जहाँ पे हम हमारा जो डोमेन ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, वहाँ पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। द फंक्शन दैट इज नॉट कंटिन्यूअस कैन स्किप ओवर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट। क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि हम जब भी आपका अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होता, फर्ज करें कि आपके पास जो है वो एक इंटरवल है ए बी, ठीक है, और अगर एक पॉइंट है x नॉट बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल ए बी और फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, उसका मतलब क्या है कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू x नॉट f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x नॉट, ठीक है, ये x नॉट के बराबर नहीं है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये कर सकते हैं कि हम एक a से x नॉट, ठीक है, ओपन इंटरवल, और दूसरा जो है वो x नॉट से b जो है, ये दो इंटरवल लेके हम अपने फंक्शंस को इनके अंदर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस कैन स्किप ओवर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कि हम इस पॉइंट को एलिमिनेट करके इसको सब इंटरवल्स में डिवाइड करके हम यहाँ पे अपना जो है फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे हम फंक्शन को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। एक और डेफिनेशन है कि सपोज दैट x ऑफ n दिस इज एन इन्फिनिट सीक्वेंस, ठीक है, xn x1 x2 x3 x4 x, ये आपको पता है कि ये इन्फिनिट सीक्वेंस है। देन द सीक्वेंस इज सेड टू हैव द लिमिट l, ठीक है, कि ये इस सीक्वेंस की भी लिमिट हम कहते हैं कि इट हैज ए लिमिट l एंड वी राइट दैट लिमिट व्हेन n गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है, x ऑफ n इज इक्वल टू l। If given any epsilon greater than 0, there exists a positive integer n equal to some n जो कि epsilon पे डिपेंड कर रहा है, this value, ठीक है। जब आप epsilon को चेंज करते चले जाएंगे, इस n की वैल्यू भी ऑब्वियसली चेंज होती जाएगी। तो there exists a positive integer n depending on epsilon such that
as n is greater than capital N, this implies that xn minus L is less than epsilon. ठीक है, क्या है कि आप इसका मतलब ये हुआ कि देयर शुड बी अ लिमिट ऑन n, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन n, कि आपके पास इससे ग्रेटर जब बहुत लार्ज वैल्यू हो जाए इस n की, ठीक है, तो आपके पास ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ये एग्जिस्ट करेगी. इसका मतलब ये है कि आपको किस कदर एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, आपकी को इस एप्सिलॉन की जो वैल्यू और स्मॉल करते चले जाएंगे, आपका ये n जो है उतना ही बड़ा होता जाएगा, और ये n जो है ऑब्वियसली दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस. और अगर आपको एक बहुत ही सिंपल सी 0.1 0.2 इस तरह की कोई एरर जो है वो आप वहां तक अफोर्ड करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर n की वैल्यू भी स्मॉल होती जाएगी. सो हमारे पास जो सीक्वेंस है इन्फिनिट सीक्वेंस, उसकी लिमिट के हवाले से ये डेफिनेशन जो है, व्हेन ए सीक्वेंस हैज अ लिमिट वी से दैट इट्स अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. ऑब्वियसली जब एक पॉइंट को सारे आपके पास x1 x2 x3 xn x इन्फिनिटी तक के सारे अगर सीक्वेंस जो है इफ इट इज अप्रोचिंग टू अ लिमिट, एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रही है, तो फिर हम कहते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है दैट इज कन्वर्जेंट, अदरवाइज इट्स नॉट convergent. Another popular notation is that as xn approaches to L as n approaches to infinity. ठीक है, कि हम कह रहे हैं कि xn जो है इसकी जो एक डेफिनेशन यहाँ भी आप देखिए ना कि when xn n approaches to infinity this is equal to n. हम ये इसको इसी तरीके से हम शो कर सकते हैं कि when n goes to infinity xn approaches to L, then limit as n approaches to infinity L minus xn is equal to 0. ठीक है, कि उसको अप्रोच कर रही है कि देयर शुड बी अ वेरी लार्ज नंबर n, कि जब ये दोनों जो हैं इक्वल हो जाएं. thus we can review the sequence epsilon n equal to L minus xn. ये आपकी इसमें एरर इन्वॉल्व हो गई कि आपके पास xn की क्या वैल्यू है, अकॉर्डिंगली आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई. दिस इज एन एरर सीक्वेंस. ठीक है, इसको हम एरर सीक्वेंस कहते हैं क्योंकि सीक्वेंस का एरर कैलकुलेट किया है. अनदर डेफिनेशन लेट ए एन एज एन इज इक्वल टू 1 2 3 और इन्फिनिटी तक है बी अ सीक्वेंस. ठीक है, ए एन जो है वो दैट इज द सीक्वेंस, देन समेशन एज एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ए ऑफ एन इज एन इन्फिनिट सीरीज. ठीक है, कि ये आपके पास एन जो है वो सीक्वेंस है, तो इसकी समेशन जो है दिस इज एन इन्फिनिट सीरीज. ये सीक्वेंस था. जब इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास सीरीज बन जाती है, और अगर सीक्वेंस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनिट है तो वो जो है वो आपकी इन्फिनिट सीरीज हो जाएगी. द nth पार्शियल सम इज, ठीक है, कि आपकी अगर n तक टर्म्स हैं कि ये n जो है दिस इज 1 2 3 4 फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके अंदर, ए एन की n तक की टर्म्स हैं, तो द nth पार्शियल सम इज, ये सम s को, सम के s को हमने s लिखा और n टर्म्स हैं हमारे पास, तो हम इसको लिखेंगे समेशन एज 1 k वेरीज फ्रॉम 1 टू n a k. ठीक है, तो आप इसको सम करते चले जाएंगे, ये समेशन है. तो nth पार्शियल सम जो है इट मीन्स के अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास जो सम है ये इसी तरह लिखा जाता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an. तो दिस इज द पार्शियल सम. इसी तरह से अगर kth पार्शियल सम है तो ये के तो ये हमने डमी इंडेक्स लिया हुआ है, अदरवाइज अगर m है, n है, 5 है तो ये होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5. द इन्फिनिट सीरीज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ. ठीक है, ये इन्फिनिट सीरीज दिस विल कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ द सीक्वेंस, ये जो है पार्शियल सम है, ठीक है, फ्रॉम n टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास जो है इसका सम ऑफ द सीरीज दैट विल कन्वर्ज टू अ लिमिट s. ठीक है, कि ये इन्फिनिट सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी अगर उसका सम जो है दैट विल कन्वर्ज टू अ लिमिट s, दैट इज लिमिट एज n गोज टू इन्फिनिटी s ऑफ n इज इक्वल टू द लिमिट एज n गोज टू इन्फिनिटी सम ऑफ ऑल टर्म्स. ठीक है, और ये 1 से n तक n गोज टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू s.
इफ द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज वी से दैट इट डाइवर्ज। ठीक है, कि अगर इसकी कोई एक लिमिट वैल्यू नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू अगर हम सम कर देते हैं फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, अगर हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है तो देन इट कन्वर्जेस, अदरवाइज इट डाइवर्ज। If f of x is a function which is defined in an open interval, ठीक है, कि f of x is a function which is defined in an open interval containing x naught, ठीक है, तो then f of x is said to be differentiable। ये भी आपने डेफिनेशन पहले पढ़ी हुई है कि अगर फंक्शन आपका किसी ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है, मीन्स कि at every x naught within this domain, within this interval, फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर ऐसे है तो हम कहते हैं कि f of x is said to be differentiable at x equal to x naught if limit as x approaches to x naught f of x minus f of x naught divided by h, या x minus x naught h जो है वही है कि अगर हमारे पास ये डिफरेंशिएबल है। ये देखें आपने कैलकुलस में ये लिमिट पड़ी हुई है, f of x माइनस f of x नॉट ओवर x माइनस x नॉट, जो ये इंटरवल है ऑन x एक्सिस। इफ दिस एग्जिस्ट व्हेन द लिमिट एग्जिस्ट इट इज डिनोटेड बाय f डैश ऑफ x नॉट। ठीक है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो आपका डेरिवेटिव कैसे डिफाइन होता है कि लिमिट व्हेन x गोज टू, और इसके इक्विवेलेंटली हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज f of x naught plus h माइनस f of x naught, जबकि आपके पास क्या है, ये x माइनस x naught जो है वो दैट इज इक्वल टू h। तो ये क्या हो गया कि x जो है वो आपके पास x naught प्लस h हो गया और माइनस h, और साथ ही इसके हम फिर लिमिट लगाएंगे कि व्हेन h गोज टू 0। तो ये दोनों जो है डेफिनेशन ये इक्विवेलेंट हैं, एक ही जैसी हैं, सेम हैं। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि दिस डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू x नॉट। एन इक्विवेलेंट वे ऑफ टू एक्सप्रेस द लिमिट इज यूज द h इंक्रीमेंट नोटेशन दैट लिमिट व्हेन h गोज टू 0 f of x naught plus h minus f of x naught divided by h is equal to f dash of x naught. A function that has a derivative at each number in the set x is said to be differentiable on x। ठीक है, कि अगर उसके सेट x के अंदर हर पॉइंट पे अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो आपका डिफरेंशिएबल है विद ऑन दैट सेट। द नंबर m f dash of x naught is the slope, ठीक है, of the tangent line to the curve y is equal to f of x at x equal to x naught। तो हम क्या कहते हैं कि द नंबर m, एक ऑब्वियसली जब लिमिट आपकी 0 को अप्रोच करे या x इक्वल टू x नॉट को अप्रोच करे तो ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके दोनों पॉइंट एज h अप्रोचेस टू दिस थिंग, तो आपके पास जो है ये पॉइंट जो ये बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास जो है, अगर हम इसको एक फंक्शन ड्रा कर लें, ठीक है, लेट अस से ये एक फंक्शन है, यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट है, लेट अस से ये आपके पास है x नॉट। दूसरा पॉइंट जो है वो है, मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ ताकि आपको सही तरीके से समझ आया जाए। तो आपके पास जो है ये जो है ये सीकेंट लाइन है, ठीक है, इसके दोनों इसमें से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो आपके क्या है कि जब आपके पास ये सीकेंट लाइन है, ये दो पॉइंट से क्रॉस कर रही है, व्हेन h अप्रोचेस टू 0, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू ये h अप्रोच 0 को करेगा तो ये x इक्वल टू x नॉट हो जाएगा। तो जो h इस तरफ आ रहे हैं x की वैल्यू, इसी तरह से आपके ये फंक्शन की वैल्यू भी इधर आती चली जाती है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो h है वो 0 हो जाता है और x की वैल्यू जो है, जो वेरी कर रही थी फ्रॉम x नॉट प्लस h से x की तरफ आ रही थी, अब x नॉट हो गई है और फंक्शन की वैल्यू जो है वो f ऑफ x नॉट हो गई है। और जो ये सीकेंड लाइन थी जो दो पॉइंट से क्रॉस कर रही थी, अब सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से को टच करती हुई गुजरेगी।
जो ये टच करती हुई गुजरती है एट दिस पॉइंट, दिस इज नोन एज द स्लोप ऑफ द लाइन एट x इक्वल टू x नॉट। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आपके पास जो है ये अब जो इसे है इसको हम डिफाइन करते हैं, जो इस डेफिनेशन में जब व्हेन इट अप्रोचेस टू दिस थिंग तो हम m को f डैश ऑफ x नॉट कह रहे हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट पे स्लोप है और हम जो टेंजेंट लाइन है जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स, तो अब ये जो है ये आपकी स्लोप जो है एट x इक्वल टू x नॉट है और y कंपोनेंट इसका क्या है f ऑफ x नॉट है। सो इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी जो स्लोप है उसकी ये आपको डेफिनेशन मिलती है, स्लोप है या टेंजेंट लाइन है। इफ f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू x नॉट। अब ये हमने देखा ना कि डिफरेंशिएबल कब होगा, हमने कहा कि ये लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तो हाँ ये डिफरेंशिएबल होता है। ए फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल at x equal to x naught, then f of x is continuous at x equal to x naught। ठीक है, डिफरेंशिएबल होगा तो लाजमी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और अगर कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। ये आप याद रखिएगा कि हर फंक्शन जो कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल होने के लिए उसको कंटिन्यूस होना जरूरी है, लेकिन हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। A function f of x is said to be analytic। ठीक है, the function f of x is said to be analytic at a point x equal to x naught if f of x can be represented by power series in powers of x minus x naught। कि एक तो ये है कि हमें अगर फंक्शन को हम डिफाइन कर सकें, ठीक है, पावर सीरीज में x माइनस एक्स नॉट की पावर सीरीज में विद इन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस d which is greater than x minus x naught greater than 0, a necessary condition for a function to be analytic is that all its derivative be continuous at x equal to x naught। कि तमाम के तमाम जो है डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस हों। ठीक है, हम ये कहते हैं ना कि ये हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, लेकिन हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। और अगर ये फंक्शन के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं तो अगली जो डेरिवेटिव जो आएगा वो ज़रूरी नहीं है कंटिन्यूस। सो फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए ज़रूरी है कि उसके तमाम डेरिवेटिव्स जो हैं वो भी कंटिन्यूस हों उस पॉइंट पे एंड इन द आल्सो इन द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट। फिर सिंगुलर पॉइंट क्या है, अभी हमने कहा कि एक सीरीज पावर सीरीज जो है वो x माइनस एक्स नॉट में हम उसको शो कर सकें और उसके डेरिवेटिव सारे के सारे एग्जिस्ट करते हों एट दैट पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट, अ पॉइंट एट विच द फंक्शन f of x is not analytic is called the singular point if f of x is differentiable everywhere in the neighborhood of x naught except at x equal to x naught, then x naught is the singular point। कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट, कंटिन्यूस तो है लेकिन क्या है हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। देयर इज एटलीस्ट वन, अगर देयर इज वन पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल तो हम उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल टेंजेंट ऑफ एक्स इज एनालिटिक एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू n प्लस हाफ पाई, या n के साथ मतलब जो भी ऐड हो रहा है तो वहाँ पे आपके पास फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है क्योंकि उसका डेरिवेटिव जो है उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता। विच आर सिंगुलर पॉइंट्स, पॉलिनोमियल्स आर एनालिटिक एवरीवेयर। कि पॉलिनोमियल्स जो हैं उनके फंक्शंस और हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं और उनके तमाम डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूस होते हैं। डेफिनेशन क्या है, रीमान सम अप्रोक्सीमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी डेफिनेशन को बेस बना के अपना तुम्हारा सारे का सारा जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं। हम डिस्क्रीट पॉइंट्स की बात करते हैं, फिर हम उसमें सारी डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ये वो सारी डेफिनेशंस जो हैं वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। सो रीमान सम अप्रोक्सीमेशन क्या है कि अज्यूम दैट फंक्शन f of x इज कंटिन्यूस ऑन इन द इंटरवल a b। ठीक है, कि हमने अज्यूम किया कि हमारे पास फंक्शन जो है दैट इज कंटिन्यूस विद इन दिस इंटरवल, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है वो बेसिक डेफिनेशन में शामिल है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो फिर आगे हम किसी डेफिनेशन या किसी और कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे।
So let us assume that function is continuous on this interval AB and suppose that a is equal to x naught which is less than or equal to x1 which is less than or equal to x2 which is less than or equal to xn। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इंटरवल ऐसे है कि आपका अगर x एक्सिस आप लेते हैं, x एक्सिस आपका इस तरफ पॉजिटिव है, यहाँ आप a लेते हैं, लेट अस अस्यूम दैट दिस इज x नॉट, तो आप हमेशा जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे कि यहाँ x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा, इसी तरह से आप चलते जाएंगे और आपके पास जो है ये वैल्यूज जो हैं बढ़ती जाएं, सो मच सो कि यहाँ आप xn के पास आ जाएंगे b के। अगर ये कंडीशन है, मतलब ये नहीं है कि x नॉट इधर है तो x1 इधर हो या x2 इधर हो या रैंडम हो, बल्कि ये सारे के सारे एक तरतीब में अगर पॉइंट्स हैं। सपोज दैट a इज इक्वल टू x नॉट विच इज लेस देन x1 इज लेस देन x2, और ये पॉजिटिव इस साइड पे बढ़ रहे हैं और ये बड़े रेगुलर तरीके से बढ़ रहे हैं। देन ए पार्टीशन ऑफ ए बी, ठीक है, आपने ये पार्टीशन कर ली ए बी की फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to 3 up to n, select an arbitrary point zi in the sub interval। ठीक है कि ये जो zi है ये आपके पास यहाँ पे आपको मैंने बताया था, अभी बताया था कि आपके पास ये x है, यहाँ पे एक पॉइंट है विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x नॉट, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, इसी तरह से आप चलते जाएंगे, यहाँ कहीं आके कोई xi आता है और यहाँ कोई xi प्लस 1 आता है, इसी तरह से इधर इस तरफ देखें तो xi माइनस 1 आ जाता है। सो आपके पास क्या है कि देयर इज अ पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट z इन द सब इंटरवल, ये सब इंटरवल इसका एक आ गया, ठीक है, सब इंटरवल xi माइनस 1 xi, एंड इंट्रोड्यूस द डिफरेंस नोटेशन। ठीक है, आपने ये ट्राइंगल अपवर्ड जो है इसका जो है ना इस तरह से ट्राइंगल बनाई, तो xi इज इक्वल टू xi माइनस 1। तो आप जो है एक पॉइंट आर्बिट्ररी उसके अंदर डिफाइन कीजिए और इंट्रोड्यूस कीजिए डिफरेंस नोटेशन। ये डिफरेंस नोटेशन क्या है कि आपके पास जो है इधर आपके पास आप देखिए कि आपके पास xi पॉजिटिव साइड पे है, xi माइनस 1 इसके लेफ्ट साइड पे है। जब आप xi माइनस 1 करेंगे तो यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये जो है इसको हम इस ट्राइंगल के साथ शो कर रहे हैं डिफरेंस नोटेशन में। xi माइनस 1 देन द सम f of zi, दिस इज कॉल्ड द रीमान सम अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, कि आपके पास क्या है कि हम देखें, इसको मैं आपको समझाऊंगी, आपने किया हुआ भी है। रीमान सम अगर आप देखें तो आपके पास क्या है कि यहाँ पे हम एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस ये y है, यहाँ कोई भी फंक्शन, ठीक है, ऐसे एक f of x फंक्शन है, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आ गया विच इज xi माइनस 1, इसके इस तरफ एक पॉइंट ले लिया विच इज xi। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके अंदर एक पॉइंट है विद इन दिस इंटरवल। ठीक है, कि कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए z, ठीक है, ये xi माइनस 1 से 1 तक के अंदर, इसके अंदर कोई भी आप ये पॉइंट x वेरी कर रहा है, आप zi ले लें उसके कोरस्पॉन्डिंग के आपके पास इंटरवल है i माइनस 1 से i तक। अगर आपके पास यहाँ पॉइंट था दैट वाज x नॉट और यहाँ पे आपके पास x1 था, तो हम इसको z1 ले लेते। ठीक है, इसी तरह z2 z3 ये सब इंटरवल्स की विड्थ है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, डेल्टा xi जो है वो xi माइनस 1 ये डिस्टेंस है, और यहाँ फंक्शन की वैल्यू विद इन दिस इंटरवल के z कोई भी इसके अंदर जो है यहाँ पे z है, zi करस्पॉन्डिंग टू दिस सब इंटरवल। तो अगर हम इनको सम करें तो क्या है कि ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये x1 माइनस x नॉट f of z1, ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे किसी पॉइंट z1 पे है, तो ये बेसिकली एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल जो है ना ये आपको पहले एरिया का देता है। इसी तरह फिर सम करें अगले इंटरवल का, इसी तरह सम करें उससे अगले इंटरवल का, इसी तरह सम करें इसी इंटरवल का। जब इसका एरिया आप देखेंगे तो दैट इज xi माइनस 1 बेस है और मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू जो यहाँ तक ये फंक्शन की वैल्यू है।
और देयर इज अ पॉइंट विद इन दिस इंटरवल जहाँ पे हम इसकी जर्नल फॉर्म या हम एवरेज ले लेते हैं फंक्शन की, सो दैट इज जी आई। तो एफ ऑफ एक्स आई जी आई डेल्टा एक्स, तो हम सारे के सारे ऐड करते चले जाएंगे, तो देन दिस इज नोन एज द रीमान सम अप्रॉक्सीमेशन। आपको याद होगा जब हमने इंटीग्रेशन की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि दिस लिमिट, कि व्हेन दिस लिमिट एज n goes to infinity, summation of I varies from 1 to n, f of z I delta of x I, ठीक है। this will whole thing will, अगर ये n infinity पे आ जाए तो आपके ये डेल्टा एक्स आई स्मॉल होते चले जाएंगे, जो स्मॉल होते जाएंगे आपकी एरर कम होती चली जाएगी, सो मच सो कि एक पॉइंट आएगा ये इन्फिनिटी पे बहुत लार्ज, मींस इन्फिनिटी का मतलब है कि व्हेन n इज वेरी वेरी लार्ज, तो ये क्या होगा, ये आपके पास a से b f ऑफ x dx हो जाएगा, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन, ठीक है। और आपके पास ये जो इंटरवल था फ्रॉम a टू b, क्योंकि हमने यहाँ से x नॉट से स्टार्ट किया, x1 माइनस x नॉट, x2 माइनस x1, xi माइनस xi माइनस 1, और इसी तरह से लास्ट में xn माइनस xn माइनस 1। तो ये सारे के सारे जब इंटरवल्स हमने किए तो ये सारा का सारा ये हमारा ith इंटरवल का एरिया है अंडर द कर्व f ऑफ x, ठीक है। तो फिर जब हमने इसको ले लिया तो जब इनको सबको सम किया तो हमारा a से b जो है वो इंटेग्रल जो है वो डिफाइन होता है, और ये जो रीमान सम अप्रॉक्सीमेशन है, जब ये हम लिमिट लेने से पहले की बात करते हैं तो हमारे पास ये रीमान सम अप्रॉक्सीमेशन इस तरह से आ जाती है, और डेफिनेट इंटेग्रल ऑब्वियसली इस जो है डेफिनेशन से आपके पास आ जाता है। सो हम कहते हैं कि दिस इज द रीमान सम अप्रॉक्सीमेशन फॉर द डेफिनेट इंटेग्रल एफ एक्स ओवर ए बी इंटरवल। फिर रीमान इंटेग्रल क्या है, ये अभी मैंने आपको सारी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी। द रीमान इंटेग्रल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स ऑन द इंटरवल ए बी इज फॉलोइंग लिमिट प्रोवाइडेड इट एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट तो करना चाहिए अदरवाइज तो नहीं पॉसिबल। सो दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, सो लिमिट एज मैक्सिमम डेल्टा एक्स, अगर हमारे ये डेल्टा एक्स के लेंथ ऑफ द इंटरवल जो है वो सारी की सारी वेरी हो रही हैं, सारी कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि जो सबसे ज्यादा जो इंटरवल सब इंटरवल की लेंथ है उसको हम ले लें, और हम कहते हैं कि मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स आई अप्रोचेस टू 0 and summation as I varies from 1 to n f of zi delta xi, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन है रीमान इंटेग्रल की, और ये डेफिनेशन है विदाउट दिस लिमिट, दिस इज द रीमान सम अप्रॉक्सीमेशन वेयर द नंबर्स x naught, x1, x2 these satisfy that this should be, ठीक है। हमारा एक पॉजिटिव साइड पे इन ऑर्डर इसमें एक रिदम में एक तरीके से जो है ये x की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, वेयर फॉर ईच i 1 2 3 4 एंड सो ऑन डेल्टा xi minus xi minus xi minus 1 and zi are arbitrarily chosen in the interval xi minus 1 or xi, ठीक है। A function f that is continuous on an interval a b is रीमान इंटेग्रेबल, ठीक है। फंक्शन ऑफ दैट इज कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल ए बी इज रीमान इंटेग्रेबल ऑन द इंटरवल। दिस परमिट अस टू चूज फॉर कंप्यूटेशनल कन्वीनियंस द पॉइंट एक्स आई टू बी इक्वली स्पेस्ड इन ए बी, ठीक है। हम स्टैगर्ड भी ले सकते हैं, न्यूमेरिकल में भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हम उसको सबको इक्वल ले लें तो हमारा प्रेजेंटेशन या हमारी जो भी जिस तरीके से हम लिखना चाह रहे हैं वो काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड फॉर ईच आई 1 2 3 4 हमारे पास जो है एक्स आई को जी आई को हम एक्स आई ले सकते हैं, एक्स आई माइनस 1 ले सकते हैं। जब हम फंक्शन की बात कर ही रहे हैं तो जो ये इंटरवल है और ये इंटरवल अगर हम इसको एक्स आई माइनस 1 कह दें, ठीक है, फंक्शन ये है एक्स आई माइनस 1 है और ये एक्स आई है, और हम इसमें जी आई ले रहे हैं, तो हम कोई भी इधर से पॉइंट या ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं या इन बिटवीन ले सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि लेट अस चूज एक्स आई इक्वल टू एक्स जी आई इक्वल टू एक्स आई, कि हम इसको यहाँ ये पॉइंट ले लेते हैं फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि मैक्सिमम ये है तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम जो है
ये वैल्यू आपकी आ जाती है। इन दिस केस इंटेग्रेबल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, सब इंटरवल कितने हो गए आपके पास सब इंटरवल। हमने देखा कि हम जब इधर से कर रहे हैं एक्स नॉट, पहला जो है वो आपके पास एक्स नॉट आ गया, आखिरी जो है वो आपके पास एक्स एन आ गया, यहाँ पे ए है और ये बी है। तो आपके पास कितने हो गए, दिस इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो पहला यहाँ तक सब इंटरवल जो है ये x1 माइनस एक्स नॉट है, दूसरा इंटरवल जो है वो x2 माइनस x1 है। इसी तरह से आप चले जाएं तो ये लास्ट वाला जो सब इंटरवल है ये xn माइनस 1 और ये xn माइनस 1 है और ये आपका nth सब इंटरवल है। सो हमारे पास क्या है कि हम जब a टू b कर रहे हैं और आपके पास तमाम के तमाम सब इंटरवल्स जो हैं वो इक्वल हैं, देन वी कैन राइट इट एज b माइनस ए, b ये है माइनस ए डिवाइडेड बाय n। तो उससे क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिकली एक सब इंटरवल की लेंथ मिल जाएगी। सो द लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b माइनस ए ओवर n इज इक्वल, और समेशन है फ्रॉम i टू n एफ ऑफ एक्स आई, और डी एक्स जो है वो आपका b माइनस ए ओवर n हो गया। देखें ना आपके पास क्या है, अगर हमारे पास इक्वी स्पेस्ड हैं तो पहला जो आपके पास a है दैट इज x नॉट, फिर x1 जो है वो है x नॉट प्लस h होगा लेंथ ऑफ द सब इंटरवल, फिर x2 क्या है x1 प्लस h है, फिर x3 है x2 प्लस h। तो इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे और लास्ट में हमारे पास जो है वो xn जो आ जाएगा वो आ जाएगा xn माइनस 1 प्लस h, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, आपके पास जो ये वैल्यू है दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच है। इसको अगर हम देखें और हम यहाँ पे x1 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस 2h, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये x2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो दैट विल बी एक्स नॉट प्लस 2h और एक और हो गया तो ये होगा प्लस 3h। इसी तरह से अगर आप चलते चले जाएं तो आपके पास क्या है, अब यहाँ देखिए कि 1 है तो h के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 2 है तो h के साथ कोफिशिएंट 2 आ गया, 3 है तो h के साथ कोफिशिएंट 3 आ गया। इसी तरह जब आप लास्ट की बात करेंगे तो दैट विल बी एक्स नॉट प्लस n टाइम्स h, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया। अब x नॉट आपके पास क्या है, x नॉट आपके पास जो है वो a है ये वाला, तो ये हो गया a प्लस nh, ठीक है। और xn क्या है, दिस इज b, तो यहाँ से b इज इक्वल टू, फिर हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a प्लस एन एच, और यहाँ से आपके पास आ जाता है b माइनस ए और डिवाइडेड बाय n कर लें दैट इज इक्वल टू h। और h आपके पास क्या था, h आपके पास था x1 माइनस एक्स नॉट, और हमने कहा कि तमाम जो हैं इक्वी स्पेस्ड सब इंटरवल्स हैं, तो ये जो चीज़ थी इसको हमने डेल्टा एक्स आई 1 कहा था। इसी तरह से हमने बाकी सारों को डेल्टा एक्स। सो हमारे पास जो डेल्टा एक्स है वो कन्वर्ट हो गया b माइनस ए ओवर n के लिए फॉर n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। अगर उसके अलावा ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप लिमिट की बात करते चले जाएंगे और आपके पास ये इंटीग्रेशन इस तरह आ जाएगी। सो एक्स आई इज इक्वल टू I is equal to I times b माइनस ए ओवर n। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास h जो है वो b माइनस ए ओवर n आ गया। तो यहाँ देखिए x2 आपके पास क्या है, यहाँ पे x नॉट प्लस b माइनस ए ओवर n हो गया, x2 जो हो गया x नॉट प्लस 2 टाइम्स b माइनस ए ओवर n हो गया। इसी तरह से ये x3 जो है वो x नॉट प्लस 3 टाइम्स b माइनस ए ओवर n हो गया। सो हमारे पास यहाँ कोई इन बिटवीन एक्स आई की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई टाइम्स b माइनस ए ओवर n। सो हमारे पास एक्स आई क्या आ गया, एक्स नॉट जो है वो आपके पास a है, a आई टाइम्स b माइनस ए ओवर n। फिर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर कंटिन्यूस फंक्शंस। पहले तो बात यह है कि हमने जो भी काम करना है विद इन द कंटिन्यूस फंक्शन करना है, और मैंने आपको बताया कि अगर किसी पॉइंट पे आपका फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो आप उसको सब इंटरवल में डिवाइड करके वहाँ पे अपना जो भी है मेथड उसको यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सिंपल इंग्लिश है कि आपके पास इंटरमीडिएट वैल्यू कोई आएगी, उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं ये थ्योरम आपको बताता है। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है। जब ये ब्रैकेट की बात आप करते हैं, आपको याद होगा कि जब आप टू बी ये वाली ब्रैकेट जब आप डालते हैं तो ये क्लोज की होती है। जब ओपन इंटरवल होता है मींस कि आपके पॉइंट ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, बाकी पूरा का पूरा इंटरवल फ्रॉम ए टू बी जो है वो इंक्लूडेड है। तो हम ये क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं कि लेट एफ बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी इफ एफ ऑफ x1 इज लेस देन सम अल्फा। ठीक है, x1 हमने कहा कि हम उसकी पार्टीशन जो है वो एक तरतीब से लेंगे कि x1 should be less than or equal to x2 which should be equal to or less than x3 और इसी तरह से एक तरतीब के साथ होगा। सो हम कहते हैं कि अगर हम इस इंटरवल कोई कंटिन्यूस फंक्शन ले लें विद इन दिस इंटरवल एंड इफ एफ ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है, देयर इज अ पॉइंट विद इन दिस इंटरवल। ठीक है, फंक्शन दो फंक्शन की वैल्यू के दरमियान आपके पास एक वैल्यू है विच इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ सम वैल्यू विद इन दिस इंटरवल x1 एंड x2 फॉर सम नंबर अल्फा एंड सम x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल ए बी, देन अल्फा इज इक्वल टू सम एफ ऑफ xi। ठीक है, फॉर सम xi बिलोंगिंग टू इंटरवल ए बी। ये आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। वो ये कि अगर मैं इसको फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, और दिस इज सम वाई एक्सिस। ठीक है, आपके पास कोई भी फंक्शन इस तरह से एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। अगर मेरे पास यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो क्या है कि दे और यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट अस से ये x1 है और यहाँ पे एक x2 ले लें, तो क्या है कि देयर इज अ पॉइंट और इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास फंक्शन वैल्यूज हैं फंक्शन की एफ ऑफ x1 है, इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यू है एफ ऑफ x2 है। तो उसमें क्या है कि इसके साथ इस पॉइंट के साथ आप इसको दे ये आपका x1 है। ठीक है, इसी तरह से मेरे थोड़ा सा जो है ना ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये आपकी x2 की वैल्यू है। तो देयर इज अ पॉइंट अल्फा बिटवीन दिस। ठीक है, ये फंक्शन है, देयर इज अ पॉइंट अल्फा सच दैट यहाँ पे हम कहते हैं कि ये कोई पॉइंट है xi सच दैट अल्फा इज इक्वल टू एफ। अल्फा क्या है, यहाँ पे आपके फंक्शन की वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ xi। अगर हम देखें कि ये x1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन x1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ ऑफ x2 है, तो देयर इज अ फंक्शन अल्फा जो xi इसके बिटवीन कोई पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग आपको एफ ऑफ xi मिलता है, दिस इज इक्वल टू अल्फा। सो हम कहते हैं कि इसके इंटरमीडिएट अगर आप कोई भी सब इंटरवल ले लें, उसके कोई अंदर आप एक पॉइंट लें, तो फंक्शन भी उनके करस्पॉन्डिंग जो है फंक्शन जो है उनके बिटवीन लाई करेगा। सो दिस इज द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिएगा कि हम इसको यूज करेंगे। फिर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। अभी तो इंटरमीडिएट था कि इन बिटवीन कोई वैल्यू आपको फंक्शन की जो है, अगर पॉइंट आपके सब इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होगा दैट विल बी इन बिटवीन दोस कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज। ठीक है, तो अब एक्सट्रीम वैल्यूज थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या है? एक्सट्रीम का मतलब एक्सट्रीम है कि या लेफ्ट साइड एक्सट्रीम होगी या राइट साइड एक्सट्रीम होगी उस सब इंटरवल की या उस इंटरवल की। तो हम देखते हैं कि ये
डेफिनेशन हमें क्या बताती है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, ऑब्वियसली फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस इफ f of x be a continuous function on the closed and finite interval a b, then there exists a lower bound m and an upper bound, lower bound m1 and the upper bound m2, and the two numbers c1 c2 belonging to this interval a b such that m1 is equal to f of c1, this is less than or equal to f of x, which is less than or equal to f of c2. f of c1 आपके पास m है और this should be m2 for each x belonging to this subinterval ab. If in addition f of x is differentiable on ab, then the number c1 and c2 occurs either at endpoints of ab or where f dash x is 0. ठीक है कि आपके पास जो ये लिमिट है वो या तो आपके पास एंड पॉइंट्स पे होगी, ठीक है, ए बी के, और या फिर जहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव जो है वो उस फंक्शन का है 0 है, वहाँ पे आपको ये वैल्यू मिलेगी। उसका मतलब क्या हुआ, मतलब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका y एक्सिस है। अब हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ लोअर बाउंड m1 एंड अपर बाउंड m2 एंड द टू नंबर c1 c2 सच दैट, अब क्या है कि आपके पास फंक्शन है, फंक्शन अगर फर्ज करें यहाँ पे इस तरह से कोई फंक्शन आप बना दें, ठीक है, बल्कि इसको थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि बहुत सारी लोकल भी बाउंड्स आ जाती हैं, लेकिन हम तो जनरल बात कर रहे हैं। सो लेट अस से कि देयर इज़ अ पॉइंट, ठीक है, कि आपके पास ये है ए बी इंटरवल है, हम इसको देख रहे हैं। अगर हम इसमें यहाँ पे ए कर लेते हैं और इधर हम बी कर लेते हैं फंक्शन की, ठीक है, तो अब क्या है कि देयर इज़ अ पॉइंट m1 लोअर बाउंड के फंक्शन, आप देखिए फंक्शन में कहाँ आपके ये सारे इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास y एक्सिस पे वैल्यू आती हैं। सबसे लोएस्ट पे आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y जो है ये हम कोई y0 कह लेते हैं, विच इज इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। और इसी तरह से अगर हाईएस्ट पे जाएं तो इससे ऊपर तो आपका फंक्शन आपको नजर नहीं आ रहा और हम समझते हैं कि हमारे पास इस इंटरवल में इतना ही है, तो ये जो है y1 जो है हमने f ऑफ b कह दिया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि b भी नहीं है, ये कोई और डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हम लेट अस से कि हम इसको भी सम x यहाँ पे इस लोएस्ट पॉइंट को हम c1 भी कह देते हैं, और लेट अस से कि ये हमारे पास यहाँ पे a इंटरवल इधर है, ठीक है, मतलब बहुत इसको रखते हैं सिंपल रख लेते हैं, इस तरह नहीं करते। तो ये C1 पॉइंट है, ये आपका A है, इसी तरह से हमारे पास जो है यहाँ पे ये पॉइंट जो है C2 है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि देयर आर टू नंबर C1 C2 विच बिलोंग्स टू दिस इंटरवल AB के अंदर जो है ये C1 भी है C2 भी है विद इन दैट इंटरवल, सच दैट के लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज एट C1। तो हम उसको लोएस्ट वैल्यू को, ठीक है, लोएस्ट बाउंड, ठीक है, हम इसको m1 कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हाईएस्ट वैल्यू जो है वो m2 है, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि आपके पास तमाम फंक्शन की जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, विद इन दिस इंटरवल ए बी, इससे छोटी होंगी या मैक्सिमम इसके बराबर होंगी, और इसी तरह से इससे बड़ी होंगी या इसके बराबर होंगी। वही बात हम कह रहे हैं कि जो है C1 पे जो फंक्शन है दिस शुड बी द मिनिमम, या इसके इक्वल होगा या इससे लेस होगा, कोई बाकी जो भी x की वैल्यू आप ले लें। और इसी तरह से जो C2 है दिस शुड बी मैक्सिमम, या फिर इक्वल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, मतलब अब ग्रेटर नहीं होगा। सो हम ये कहते हैं कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है कि आपके पास जो है वो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब ये लिमिट क्या एग्जिस्ट करती है कि हम कहते हैं कि अगर आपके पास ये डिफरेंशिएबल है
तो मैक्सिमम और मिनिमम जो है वहां पे आपके पास, तो जहां पे मैक्सिमम है वहां पे आप देखिए आपके पास स्लोप जो है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल स्लोप का मतलब क्या होता है कि स्लोप आपकी 0 है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखिए ना, ये लाइन जो है जो इस पॉइंट से क्रॉस करती है, ये टेंजेंट लाइन, इसकी स्लोप जो है दैट इज 0। ठीक है, जब 0 है तो इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव 0 है। इसी तरह अगर इस पॉइंट पे भी देखें, क्योंकि आप देखिए कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे इंक्रीज करता जा रहा है और इस पॉइंट पे आके दोबारा डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह से यहाँ से ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और यहाँ जाके इंक्रीज करना शुरू कर देता है। सो द टेंजेंट लाइन at this point is horizontal, so the slope of this line is 0 at this point, और उसका it means कि उसका डेरिवेटिव 0 है। so हम ये कहते हैं कि नंबर C1 C2 अकर आइदर एट द एंड पॉइंट्स, या तो इसके आखिरी पॉइंट पे होंगे, फिर हम स्लोप की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इस साइड पे कुछ है ही नहीं, और एक इस साइड से हो रहा है, तो या तो ये एंड पॉइंट पे होंगे और या फिर वहां पे होंगे जहां पे उनका डेरिवेटिव 0 होगा। सो मैंने आपको ये बताया कि ये इस एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम का क्या मतलब है कि आपके पास अगर क्लोज इंटरवल है तो उस क्लोज के अंदर आपकी कहीं ना कहीं, देखें आप ये तो हमने एक जनरल फंक्शन बना दिया, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रेट लाइन हो इस तरह की, तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, जो कि इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। इसके अलावा कोई फंक्शन इस टाइप का भी हो सकता है, तो ये इसका पॉइंट जो है लोएस्ट है और यहाँ पे जो है ये स्लोप ये इसका हाईएस्ट है। तो ये एंड पॉइंट भी हो सकते हैं। अगर एंड पॉइंट हैं तो फिर जाहिर है कि उसके अंदर कहीं एक्सट्रीम वैल्यू और कहीं आ ही नहीं सकती, और अगर एंड पॉइंट नहीं है तो देयर आर द पॉइंट्स जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। सो दिस थ्योरम्स जो है वो इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हो गया, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, ऑफ आर द डेरिवेटिव्स इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल पे फाइनाइट है और कंटिन्यूअस है ऑन फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे, और डिफरेंशिएबल है ऑन द ओपन इंटरवल के। वो डिफरेंशिएबल जो है वो उसके एंड पॉइंट्स पे नहीं है, इसलिए कि उसके लिए लेफ्ट और राइट लिमिट्स की बात हम कर रहे होते हैं। सो हम कहते हैं कि ओपन इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल है, देन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू f dash of xi for some xi belonging to this interval open interval AB। ठीक है, क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर कोई इंटरवल AB है, ठीक है, इंटरवल आपके पास AB है और ये फंक्शन है y इज इक्वल टू दिस थिंग, यहाँ पे हमारे पास A है, यहाँ B है। अगर मैं इसको ये जो है ना, ये इसको A ले लें, और ये पॉइंट आपका B है। ठीक है, और हम यहाँ पे कोई फंक्शन ले लेते हैं, लेट अस से हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें ताकि ये हमारे पास फंक्शन इस टाइप का आ जाए। तो ये क्या है, दिस इज एफ ऑफ ए एंड दिस इज एफ ऑफ बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है ये सेकंड लाइन है। ठीक है, आपके पास ये लाइन जो है वो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंस जो है ये आपके पास हो गया b माइनस ए, और ये आपके पास एफ ऑफ बी, ये सारे के सारी ये लेंथ है आपके पास एफ ऑफ बी। ठीक है, और ये इतनी जो लेंथ है ये आपके पास है एफ ऑफ ए। ठीक है, तो जब आप एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ लेंगे ए, तो ये आपके पास ये लेंथ जो है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। तो ये क्या है, ये आपकी ये सेकंड लाइन आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये सेकंड लाइन जो है देयर इज अ पॉइंट एक्स। ठीक है, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा within this interval xi,
जहां पे ये सीकेंट लाइन और ये जो यहाँ पे टेंजेंट होगा दे विल बी पैरेलल। उसकी क्या है कि आपके देखिए ये चीज है ना, जहाँ पे आपके पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है, ये एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आपके पास एफ ऑफ बी है, ये आपके पास एफ ऑफ ए है, ये सीकेंट लाइन जो है वो आपको दे रही है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, एंड देयर मस्ट बी अ पॉइंट विद इन दिस इंटरवल एक्साई जहाँ पे ये लाइन और डेरिवेटिव ऑफ दैट पॉइंट दिस शुड बी पैरेलल, सेम होगा। ठीक है कि आपके पास यहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक एक्साई जरूर होगा, और ये आपको मीन वैल्यू थ्योरम ये बात कह रहा है कि आपके पास जो है फंक्शन देयर शुड बी अ पॉइंट यहाँ पे विद इन दिस इंटरवल कि जहाँ पे ये सीकेंट लाइन और ये टेंजेंट लाइन दे शुड बी पैरेलल, ठीक है, और इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कि इन दोनों के स्लोप सेम रहेगी। ये आपको टेंजेंट लाइन की स्लोप दे रहा है, सो स्लोप्स दोनों की बराबर हो जाएंगी। सो हम ये हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम ये बात हमें कह रहा है। उसके बाद अगर हम आए तो रोल्स थ्योरम की बात है। इसी से मीन वैल्यू थ्योरम से हम रोल्स थ्योरम को डिडक्ट कर रहे हैं, और वो क्या है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल ए बी and differentiable on this open interval a b if f of a is equal to, अभी यहाँ देखिए हमने f of a f of b कोई स्पेसिफाई नहीं किए, कोई भी वैल्यू हो सकती हैं, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब मैंने कर्व ड्रा की तो थोड़ी सी स्लोप पे की, और थोड़ी सी स्लोप पे आपके पास टेंजेंट लाइन दोनों की और जो है सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन दोनों की स्लोप सेम आ गई। ठीक है, अब हम कह रहे हैं रोल्स थ्योरम में कि अगर हमारे पास ये इस टाइप का इंटरवल है एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और आपके पास एफ ऑफ ए है, ये है, और बी ये है। कोई भी फंक्शन है जो कि यहाँ से भी क्रॉस कर रहा है एफ ऑफ ए, और यहाँ से भी क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आपके पास यहाँ फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए 0 है, एफ ऑफ बी 0 है, तो देन देयर मस्ट बी अ पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ द फंक्शन जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। देन एफ डैश ऑफ एक्स आई फॉर सम एक्स आई बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, क्योंकि देखें आप क्या है, ये जो भी कर्व है, यहाँ पे ये कर्व है या इसी टाइप की कोई एक कर्व आप और ड्रा कर सकते हैं कि यहाँ भी है वैल्यू, फिर इसके बाद ये 0 यहाँ भी है, तो जरूर होगा, या इसके इधर भी आप ले सकते हैं, तो देयर शुड बी अ पॉइंट, क्योंकि ये यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। फंक्शन जो है अगर आपका लीनियर है तो एट एवरी पॉइंट आपकी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर तो आपकी जो है वो सारे हर पॉइंट पे आपकी स्लोप जो है 0 है, जो कि इसको फुलफिल कर रही है। लेकिन अगर फंक्शन लीनियर नहीं है, कोई कर्व है, तो जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करेगा और फिर उसके बाद डिक्रीज करेगा तभी 0 पे दोबारा आएगा ना। यहाँ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो देन इंक्रीज करेगा तभी दोबारा वापस उस पे 0 पे आएगा। सो देयर शुड बी अ पॉइंट कि जहाँ पे आपके पास ये लाइन, ये स्लोप और ये स्लोप जो है सेम हो जाएगी। जो हमने पहले मीन वैल्यू थ्योरम में बात की थी, वहां हमने ए और बी को फिक्स नहीं किया था, अब हमने इनको कर दिया। तो रोल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर ये 2 0 हैं तो देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट। ठीक है, हो सकता है ये इस तरह की कर्व है तो यहाँ पे भी स्लोप आपकी 0 हो गई, यहाँ भी स्लोप 0 हो गई। देयर कैन बी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर स्लोप कैन बी इक्वल टू 0, लेकिन एटलीस्ट एक जरूर होगी जहाँ पे आपका पॉइंट जो है वो ये डेरिवेटिव स्लोप जो है वो 0 हो जाएगी फॉर सम एक्स आई बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल ए बी। फिर उसके बाद जनरलाइज्ड रोल्स थ्योरम है। रोल्स थ्योरम की बात हमने की कि आपके पास अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0 है, तो देयर शुड बी एटलीस्ट 1 पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू 0। जनरलाइज्ड क्या कहता है कि लेट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी इंटरवल बी n टाइम्स डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। ठीक है कि आपने पहले एक डेरिवेटिव की बात की थी, अब यह है कि n टाइम्स डिफरेंशिएबल है कि आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, थर्ड ले सकते हैं, सारा का सारा
बहुत सारे डेरिवेटिव्स आप उसके कैलकुलेट कर सकते हैं. सो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी एंड n times differentiable on open interval a b if f vanishes at n plus 1 point distinct numbers. ठीक है कि अगर फंक्शन जो है वैनिश हो रहा है कि मीन्स के फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है, मीन्स के देर आर n प्लस 1 डिस्टिंक्ट नंबर्स के आपके पास लेट अस से एफ एफ एक्स नॉट जीरो है, एफ एफ एक्स 1 जीरो है, एफ एफ एक्स 2 जीरो है, एफ एफ एक्स 3 जीरो है, एफ एफ एक्स n प्लस 1 जीरो है. तो x ये सारे के सारे पॉइंट्स पे अगर फंक्शन जो है वो जीरो है तो नंबर c इन ए बी एग्जिस्ट विद, ठीक है, then a number c in a b exists such that the nth derivative of at that point is equal to 0. ठीक है कि there is a point c within this interval such that f of n is equal to 0. ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कैलकुलस में भी बहुत आपने पढ़े हैं, जो कि आपके ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जो हैं बेसिक इक्वेशंस हैं जो इंटीग्रेशन के हवाले से हैं. और फंडामेंटल थ्योरम जो है वो आपका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन को आपस में लिंक भी करता है. फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल ए बी देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन कैपिटल एफ. अब देखिए एक फंक्शन हम एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल एफ से शो कर रहे हैं, दूसरा फंक्शन जो है वो कैपिटल एफ से शो कर रहे हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर इंटरवल ए बी देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन कैपिटल एफ विच इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ. ठीक है, हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे, अब हम एंटी डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं कि देयर इज अ फंक्शन एफ विच इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन सच दैट integration from a to b of f of x dx equal to f of b minus f of a. कि ये जो है हम इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करें फंक्शन को तो जो फंक्शन आपके पास आएगा उसकी वैल्यू एट b माइनस उसकी वैल्यू एट a के इक्वल होगा. दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कि अगर आपके पास ये फंक्शन है तो दिस f इज नोन एज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f. ठीक है, वेयर f डैश ऑफ ऑब्वियसली ये एंटी डेरिवेटिव है, इट मीन्स के इसका फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो देन इट विल गिव यू द स्मॉल f ऑफ x के दिस इज कॉल्ड देन द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस. सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर ए बी एंड ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी मीन्स के आपका ये एक्स पॉइंट जो है इट लाइज बिटवीन एन ओपन इंटरवल ए एंड बी देन द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स. अब आप देखिए कि अपर लिमिट जो है इट्स नॉट बी, इट्स सम ए एक्स के वो वेरी कर रही है फ्रॉम ए टू बी, लेकिन दिस इज सम वेरिएबल. ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ ऑफ टी, टी जो है वो डमी इंडेक्स है, इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी लिमिट जो है फ्रॉम ए टू एक्स है, तो ये डमी इंडेक्स है. तो फंक्शन जो हमने किया था अभी हमने डिफाइन किया था फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, तो दैट वाज, मैं अगर इधर इसको लिख भी दूं तो आपको याद रहे, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx is equal to capital F at b minus capital F at a. ठीक है, अब क्या है हमने ये किया कि अगर हम इसका डेरिवेटिव हम और फिर हमने कहा कि हमारे पास f डैश ऑफ x जो है दिस इज इक्वल टू f ऑफ x, ये हमारे पास जो है एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई. अब यहाँ पे अगर हम ये करें कि हमारे पास अगर इसका डेरिवेटिव है और साथ इंटीग्रेशन है f ऑफ t dt देन दिस शुड बी इक्वल टू f ऑफ x, क्योंकि ये वेरिएबल है आपके पास फंक्शन की वैल्यू. इट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जो समझ आती है वो ये समझ आएगी कि ये जो चीज़ है ये आपकी d बाई डी एक्स के साथ कैंसल आउट हो जाती है, और क्योंकि ये वेरिएबल x है, ये तो डमी था तो ये x है, तो आपके पास जो है वैल्यू वो f ऑफ x आएगी. ठीक है, तो आपके पास ये जो है ये इंटरचेंज ये एक दूसरे का इन्वर्स है, एंटी डेरिवेटिव है, ये
ये एंटी डेरिवेटिव है। और अगर ये आपके पास यहाँ वैल्यू x है, वेरिएबल है, सो आप जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटेग्रल्स। इंटेग्रल्स के लिए हमने अभी मीन वैल्यू थ्योरम की बात की थी। मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटेग्रल्स आपको क्या कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर इंटरवल, क्लोज इंटरवल a and b, and a is less than x, लेस देन और इक्वल टू x and which is less than or equal to b, कि आपके पास x जो है it lies between the closed interval a and b, then there exists a number c belonging to this open interval a b such that f of c is equal to 1 over b minus a, क्या है ये लेंथ ऑफ द इंटरवल है, ठीक है। और there is a point where f of c is equal to 1 over b minus a from a to b f of x dx, कि आपके पास क्या है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देयर शुड बी अ पॉइंट, ठीक है, इन बिटवीन दिस इंटरवल वेयर इट शुड बी इक्वल टू, अगर इसको मैं देखूं बहुत इस तरह से, तो अगर मैं इसको f of x को कांस्टेंट ले लूं कि इट इज कांस्टेंट एंड इट हैज़ द वैल्यू f of c, तो बाकी जो dx है वो फ्रॉम a टू b जो है, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो दिस इज ओनली नथिंग बट द लेंथ ऑफ द इंटरवल है, कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो इट विल बिकम इंटीग्रेशन, आपके पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx is equal to b minus a और f of c। तो ये है कि अगर हम ये कहें कि हम इसको एक कांस्टेंट वैल्यू मान लें, जिस तरह हम पहले कर रहे थे, जो रेमन इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, कि हम एक सब इंटरवल के अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की वैल्यू जो है कांस्टेंट है विच हैज़ सम वैल्यू एक्साई, ठीक है, हमने एक्साई किया था। उसी तरह से हम ये कहते हैं कि हम इस सब इंटरवल के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं c, जहाँ ये f of c है और ये कांस्टेंट है, सो वी कैन टेक इट आउट, और इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b गिव्स अस b माइनस a। तो सो हमारे पास जो है मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटेग्रल्स जो है वो इस तरीके से डिफाइन होता है कि आप एक मीन वैल्यू आप उसकी ले लेंगे, एवरेज वैल्यू ले लेंगे, एंड यू विल गेट दिस डेफिनेशन। तो आज तक का जो है हमारा लेक्चर, आई होप कि ये आपके कैलकुलस की कोई बेसिक डेफिनेशंस को रिवीजन के लिए आपने जो है आपको ये रिवाइज हो गया होगा। ये हम अपने न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, सो इनका रिवीजन आपके लिए ज़रूरी थी। कुछ और भी हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में कुछ और मज़ीद आपको बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला हम अपनी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के हवाले से टेक्निक्स को आपको सिखाना शुरू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।